तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 11th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा गया, कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम करा, और आज हम कितनी आसानी से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को समझ पाते हैं बिकॉज उनका इजी क्लासिफिकेशन होने की वजह से। बच्चों, इस क्लासिफिकेशन को करने में सबसे पहले जो योगदान रहा और उसके बाद जो योगदान रहा, कैसे कैसे वो एक क्रोनोलॉजी इसके अंदर चली, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो जैसा कि हमने सबसे पहली बार पढ़ा बच्चों, क्या हमने सबसे पहली बार पढ़ा कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए सर आज तो हमें एनसीईआरटी, मैं बताता हूँ बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, अभी हम फिलहाल इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर हमने अलग अलग साइंटिस्ट को देखा, उन्होंने किस तरीके से क्लासिफिकेशन करा। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो किन्होंने दिया, वो दिया डेबनियर ने। डेबनियर ने सबसे पहले ट्रायड्स बनाए, जिनके बारे में हमने कल बात करी थी कि ये ट्रायड्स में तीन तीन एलिमेंट्स होंगे और वो तीन तीन एलिमेंट्स क्या करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सिमिलर होंगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो सेकंड होगा ट्रायड का एलिमेंट, उसका मास पहले और तीसरे के मास के क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है। इसके बाद हमने एक अजीब सा पढ़ा था, आपको याद हो अगर, वो अजीब सा क्या था, वो अजीब सा था डीकैनकॉर्टियस क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्या करा था, जिसमें उन्होंने, आप इस तरीके से देखिए कि ऐसे उन्होंने अलग अलग रोज़ बनाए थे और उसमें एक हेलिकल बना दिया था, और ये कुछ खास चला नहीं था। पर हाँ, एक बात समझ में आने लगी थी कि हाँ भाई, 7 का कुछ पंगा है, कुछ 7 8 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीटिशन समझ में आना शुरू हुआ था कि हाँ भाई रिपीटिशन होता है। तो देखिए, पहले डेबनियर ने कहा कि एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उन्होंने ट्रायड दिया। हमें बाद में ये पता चला कि उनका ट्रायड हर जगह काम भी नहीं कर रहा था, जो नए एलिमेंट्स ढूंढे जा रहे थे वो फिट नहीं बैठ रहे थे। फिर डीकैनकॉर्डियस ने क्या कहा कि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, कुछ टाइम इंटरवल के बाद शायद रिपीट होती हैं। अच्छा, वो टाइम इंटरवल ठीक से नहीं बता पा रहे थे, पर वो ये कह रहे थे कि हाँ रिपीट हो रही हैं, तो हमें सिर्फ उनका नाम याद करना है, इससे हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इनको ये पता चल गया कि प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, तो फिर क्या हुआ, फिर बच्चों उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने नई ज़मीन खरीदी थी, याद है ना, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था बच्चों न्यूलैंड। तो हम न्यूलैंड के बारे में बात कर रहे थे कि न्यूलैंड ने कैसे कैसे काम करा, न्यूलैंड ने क्या क्या हमें बताया कि कैसे कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया जा सकता है। न्यूलैंड ने कहा इन 1863 कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब हम किसी एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हर 7वें इलेक्ट्रॉन के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। जैसे आपने अगर सुना हो, म्यूज़िक के अंदर अलग अलग नोट्स होते हैं, म्यूज़िकल नोट्स होते हैं, सारे गामा पाधा नी, सारे गामा पाधा नी सा, तो सारे गामा पाधा नी के बाद फिर क्या आ गया, फिर से सा आ गया, है ना। तो ऐसे इंग्लिश में भी नोट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हिंदी में हो, तो डोरे मो पो ऐसे कुछ करके नोट्स होते हैं वो, तो वहाँ पर भी क्या था, ये रिपीटिशन हो रहा था। सेम कहानी उन्होंने कहा कि कहाँ होगी, सेम कहानी उन्होंने कहा होगी किसके अंदर, वो होगी एलिमेंट्स के अंदर। ये जो है, ये अगर देखें तो कोबाल्ट और निकिल एक साथ रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूलैंड भी बेचारे कोबाल्ट और निकिल का डिफरेंस नहीं बता पा रहे थे। याद है ना, कल मैंने बताया था कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल आज तक एक साथ रखे जाते हैं। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके लिए न्यूलैंड्स को भी दिक्कत आ रही थी, वो कैसे बताएं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, हाँ सिस्टर एलिमेंट्स होते हैं बिल्कुल, हमने कहा पहला एलिमेंट कोई एक्स एलिमेंट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पाँचवा, फिर छठा, फिर सातवां। तो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ पहले के साथ, दूसरे की 9th के साथ, तीसरे की 10th के साथ, चौथे की 11th के साथ, एंड सो ऑन चलती रहेगी। अब उन्होंने 7 के बारे में बताया था। तो इस 7 के बारे में कैसे बताया, जैसे 7 समंदर होते हैं, 7 आसमान होते हैं, 7 जन्म होते हैं, 7 फेरे भी होते हैं, गलती से लेना मत, बहुत दिक्कत होती है उसके बाद। ठीक है, 7 चक्करों में पड़ जाओगे ज़िंदगी के। खैर, तो 7 का आंकड़ा उनको फिट बैठ गया था। तो 7 ऑक्टेव्स होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के बारे में बताया। तो एवरी 8th एलिमेंट, उन्होंने क्या कहा, एवरी 8th एलिमेंट विल हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ फर्स्ट। तो हर 7वां 8वां एलिमेंट अपने पहले एलिमेंट के बराबर होगा। अब न्यूलैंड की ये वाली जो ऑक्टेव की जो नीति थी, जो उसका वो प्रिंसिपल था, वो आफ्टर 20 जाके फ्लॉप हो गया। फिर से किसका रोल आ गया, 20 पे कौन बैठा हुआ है, जैसे सांप सीढ़ी पे 99 पे बैठा होता था ना, इन सब की कुंडली में ये 20 पे कौन बैठा हुआ था, बोलो बोलो, हाँ पोटेशियम, 19 20 दोनों पे ही
पोटेशियम एंड कैल्शियम, फूफा फूफी याद है ना, इन्होंने हमेशा तंग कर रखा था इन लोगों को बेचारों को। तो यहाँ पर आकर उनका जो सिस्टम था वो गड़बड़ा गया, सारा सिस्टम हिल गया इन बेचारों का। तो उसके बाद इनके ड्रॉबैक्स सामने आने लगे, न्यूलैंड्स की जो ऑक्टेव का लॉ था उसे कुछ लिमिटेशन सामने आने लगे। तो मैं आपको वो लिमिटेशन डिटेल में बताऊंगा, डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए डिटेल में कि कौन कौन से लिमिटेशंस थे और वो लिमिटेशंस किस तरीके से हम उनको फिर बाद में ओवरकम करते हैं। तो आपको सारे लिमिटेशंस याद नहीं करने हैं, बट आपको पता होने चाहिए, नो डाउट। क्या होना चाहिए? पता होने चाहिए। कैसे देखेंगे बच्चों? आइए बात करते हैं न्यूलैंड्स के लिमिटेशंस के बारे में एक एक करके। तो पहला लिमिटेशन क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सर तब किसी को एटॉमिक नंबर में रखना याद नहीं आया। हाँ वो हम बाद में बात करेंगे निहारिका एटॉमिक नंबर के बारे में, अभी तो एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो ओनली अप टू कैल्शियम काम चल रहा था, कैल्शियम के बाद कहानी गड़बड़ होनी शुरू हो गई। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हल्के एलिमेंट्स थे उनमें ये काम हो रहा था, उसके आगे नहीं हो रहा था। अच्छा, इसके अलावा वो नाना पाटेकर के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो नाना पाटेकर के बहुत बड़े फ़ैन थे, तो तब तक सिर्फ 56 एलिमेंट्स के, या मोदी का बड़े अच्छे फ़ैन थे, 56 इंच का सीना था, तो केवल 56 एलिमेंट्स के बारे में ही वो बता पाए थे। उसके आगे वैसे भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, तो वैसी बड़ी दिक्कत थी, है ना। तो उसके बाद जो नए एलिमेंट्स आए वो इसमें फिट ही नहीं बैठ रहे थे इस ऑर्डर में, तो वैसी दिक्कत हो गई। इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन टू हिज न्यू टेबल, थर्ड पॉइंट है, ही एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम। असल में क्या था, जैसे well is your wish, is completely your wish, you want to copy it or not. I will send you the notes if you want, I will send all the notes to you people if you want. आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप कॉपी करना चाहें यहाँ से, इस completely your wish, ठीक है। तो फिलहाल बात समझते हैं। तो असल में क्या था, जैसे आपको याद होगा मैंने बताया डोमिनियर आए थे इंडिया, है ना, मेरे से मिलने आए थे बेचारे, बहुत पुरानी बात हो गई। फिर उसके बाद अपना लोथर मेयर भी मेरे से मिलने आए, है ना, वो भी बहुत पुरानी बात हो गई। या डेफिनेटली आई विल सेंड इट टू यू मिस्ट्री, डोंट वरी। उसके बाद बेचारे ये न्यूलैंड भी मेरे पास ही आए थे, तो शादी का सीज़न चल रहा था, तभी तो हमने 7 फेरे देखे, और 7 फेरे देखे इन्होंने क्या करा, 7 का जुगाड़ बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ही लोथर मेयर आए मेरे पास, और क्या कहते हैं डोमिनियर आए, न्यूलैंड आए, उसके बाद मैनलीफ भी आए, इन सबके पास एक चीज़ थी, इन सबको मैंने एक चीज़ सिखाई। मैंने उनको क्या सिखाया, मैंने उनको इंडिया का सबसे बड़ी डिस्कवरी, तुम जानते हो इंडिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी? यस, विभू को पता, क्योंकि उसको मैंने लास्ट टाइम बता रखा है, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, और ये डिस्कवरी थी जुगाड़। इंडिया के लोग जुगाड़ करने में माहिर हैं, और वहीं से सीखा शायद इन लोगों ने भी ये। तो इन्होंने भी बेचारों ने क्या करा, जुगाड़ करके 2 एलिमेंट्स को एक साथ एक जगह पर रख दिया। तो जैसा कि अभी हमने देखा था ना कि निकिल और कोबाल्ट को एक साथ एक जगह पर रखा हुआ है बेचारे न्यूलैंड ने, तो इन्होंने यहाँ पर क्या करा, निकिल और कोबाल्ट को एक जगह पर रख दिया, जुगाड़ कर दिया। उन्होंने कहा मान लो जैसे इंडिया में अगर आप भगवान न करे किसी ऑटो पे बैठ जाओ, जो पब्लिक ऑटो होता है जिसमें वो अलग अलग सवारियाँ एक साथ लेके जाते हैं, भाई साहब वो 3 की सीट पे 6 लोग बिठा देते हैं। कैसे, भैया थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, इस तरीके से पूरा जुगाड़ लगा के बिठा देते हैं। और 5 लोगों के ऑटो में 15-15 लोग घुसा देते हैं, ऐसे लगता है जैसे ऑटो नहीं आ रहा, मतलब बस ऑटो का गुलदस्ता सा आ रहा है इंसानों का, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने भी क्या करा, जुगाड़ लगाया, और कोबाल्ट और निकिल को एक ही जगह पर प्लेस कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी। फिर दूसरा, ये 2 भाई बहन थे, फ्लोरीन और ब्रोमीन। वैसे तो इनकी आपस में कभी नहीं बनती फ्लोरीन ब्रोमीन की, फ्लोरीन बहुत नोटी है, ब्रोमीन बेचारा है, फ्लोरीन नोटी है, फिर भी इन दोनों को एक साथ रख दिया। तो ये कुछ गलतियाँ वो करते रहे। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आयरन जिसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है किससे, कोबाल्ट से और निकिल से, आयरन जिसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है किससे, कोबाल्ट से और निकिल से, उनको वो अलग अलग रख दिया। मतलब आयरन को अलग रख दिया, बताओ, सिस्टर एलिमेंट्स में से आयरन को अलग कर दिया। भाई 3 बहनें होती हैं ना, आपस में अलग हो नहीं सकती, उनकी आपस में खुसर लगी रहती है। और इन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी, माना इनके पास बहुत ज़मीन थी इसलिए इनको न्यूलैंड कहते थे, इन्होंने आयरन को अलग कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम आई वो क्या आई कि भैया नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई। और जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तब तो भैया फिर इनका जो न्यूलैंड का ऑक्टेव था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, ड्रॉप आउट हो गया, और वहाँ सारी कहानी ख़त्म हो गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे न्यूलैंड ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया था। अब ये आए हमारे पास लोथर मेयर। लोथर मेयर नाम के एक साइंटिस्ट थे,
इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्लासिफिकेशन को एक नया ही आयाम, एक नई ही डायरेक्शन, नई डायमेंशन दे दी। इन्होंने कुछ नहीं करा, एक बहुत सिंपल सा काम, हालांकि ये तुम्हें लग रहा है या मैं कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ कि कुछ नहीं करा, अपने आप में बहुत बड़ा काम था। इन्होंने ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ किसके बीच में बनाया बच्चों? वो ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम, यानी कि एटम की वॉल्यूम के बीच में, और एटम के मास के बीच में। जब वॉल्यूम और मास का रेशो निकाला तो एक तरीके से डेंसिटी आ गई, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, तो एक तरीके से डेंसिटी निकालनी शुरू करी। खैर, इन्होंने एक ग्राफ बनाया, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े मज़ेदार चीज़ करी इन्होंने। जब इन्होंने एक ग्राफ बनाया बच्चों, तो उसके बाद जो वैल्यूज़ आई, वो वैल्यूज़ के हिसाब से ये उस ग्राफ को पुट करते गए। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ये है हाइड्रोजन, ये हीलियम, फिर ये लिथियम, फिर इसके बाद नीचे बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आते गए। अब तुम ध्यान से देखना, अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल है, या तुमने कभी ज़िंदगी में पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में पढ़ा था, तो आपको याद होगा हाइड्रोजन के ठीक नीचे कौन आता है बच्चों? हाइड्रोजन के ठीक नीचे कौन आता है, जल्दी बताएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो आपने आज पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल? लिथियम आता है, याद है ना? और लिथियम के नीचे सोडियम आता है। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, फिर ये आ गया सोडियम, और ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पोटेशियम नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, फिर पोटेशियम के बाद चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आने लगे। अब लोथर मेयर ने क्या कहा? लोथर मेयर ने कहा कि भैया आप जब पीक्स देखेंगे, ये जो पीक आ रही है, पहली पीक इस तरीके से, ये वाली जो पीक आ रही है, ये एक पीक है, फिर उसके बाद नियॉन दूसरी आ रही है, नियॉन के बाद आर्गन तीसरा यहाँ आ रहा है, तो हीलियम के आसपास ही आर्गन आ रहा है, और उसके आसपास ही क्रिप्टन आ रहा है। चेक करो, एक सीधी सी लाइन, मतलब बहुत सीधी नहीं बन रही है, पर ऑलमोस्ट सीधी सी लाइन बन रही है। तो उन्होंने कहा देखो नियॉन, जुगाड़ तो उन्होंने भी करा कि नियॉन भी आसपास आ रहा है, तो उन्होंने पीक्स बना दी। उन्होंने कहा जी पीक्स के हिसाब से देख लो, बात खत्म हो गई। जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही पीक पे आ रहे हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल एक ही जगह पर आ रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने कुछ अटपटासा बनाया। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात उन्होंने क्या करी, देखो मैं मानता हूँ कि इनका ये वाला क्लासिफिकेशन फ्लॉप हो गया, लेकिन ये क्लासिफिकेशन गलत नहीं था। अब तुम कहोगे सर फ्लॉप हो गया और गलत नहीं था, आप ऐसे कैसे कह सकते हो? लोथर मेयर ने एटम के वॉल्यूम और उनके मास से जो रिलेशन निकाला, वो रिलेशन आज भी कायम है। और मजे की बात यह है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम साइज ऑफ एटम इसी रिलेशन से पढ़ते हैं। हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डेंसिटी ऑफ एटम आज भी इसी रिलेशन से पढ़ रहे हैं। एक बढ़िया बात बता रहा हूं मैं तो इस तरीके से उन्होंने एक रिलेशन तो निकाला। उन्होंने ये बताया, देखो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन के पास है, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन कहाँ है, ये भी थोड़ा आसपास है। यानी कि पीक्स का जो स्टैंडर्ड था कि पहली पीक पे कौन आ रहा है, दूसरी पीक पे कौन आ रहा है, तीसरी पीक पे कौन आ रहा है, उस स्टैंडर्ड से रिलेशन पता लगाई। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, मैं मानता हूँ तुम्हें समझ में नहीं आएगा, कोशिश करो इसे बात को समझने की। तो वो पीक्स उन्होंने बनाई। अब इस पीक की मदद से उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासिफिकेशन दी, लर्न करने के तरीके बताए, लेकिन ये फ्लॉप हो गया। ये फ्लॉप क्यों हुआ, इसका कारण समझो। ये ठीक था पर ये फ्लॉप क्यों हुआ? अब मैं अगर मान लो वैभव से पूछता हूँ, या वंश, तुम्हें ये समझ में आया बेटा? ईमानदारी से बताना वंश, क्या तुम्हें लोथर मेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अक्षत, क्या तुम्हें समझ में आया? परी, क्या तुम्हें समझ में आया? ईमानदारी से बताना। तुम लोग कहोगे नहीं सर समझ में नहीं आ रहा, बस हमें लग रहा है कि ये ग्राफ है, किसी ने कोई ग्राफ दिया था, ठीक है। दैट वाई इट वॉज फ्लॉप। असल में जब आप ग्राफ्स को पढ़ना सीख जाओगे तब ये आपको आसान लगेगा। जब आप ग्राफ्स को पढ़ना सीख जाओगे तब ये वाला सिस्टम आपको आसान लगेगा। लेकिन ये पूरी तरीके से फ्लॉप क्यों हो गया? क्योंकि ये आसान नहीं था। हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं मिष्ठी, उसके पीछे का रीज़न क्या है? वंश, हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या रीज़न है? सो दैट इट बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स। लोथर मेयर ने बात तो बहुत सही बोली, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेट कर गए, इतना कॉम्प्लिकेट कर गए कि वो सही बात भी हमारे दिमाग में घुसनी बंद हो गई। एंड दैट इज वाई देयर स्टोरी वॉज गुड बट इट वॉज फ्लॉप। कभी कभार देखते हो ना, जैसे कोई पिक्चर आती है, कोई मूवी आती है, स्टोरी बहुत बढ़िया होती है, स्टोरी बहुत बढ़िया होती है, लेकिन पल्ले पड़े तभी तो।
अब जैसे एक मूवी आई थी अभी आजकल टेनेट, इंग्लिश मूवी है टेनेट, फ्लॉप हो गई इंडिया में और बाहर के देशों में बहुत सुपर हिट थी। फ्लॉप क्यों हो गई? यहाँ समझ में ही ना आता इतनी साइंस किसी को, किसके पल्ले पड़ती है ऐसी साइंस, कहानी खत्म हो गई। तो बेसिकली लोथर मेयर वॉज नॉट बैड, दे वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गॉट माय पॉइंट? तो आपको क्या याद करना है? आपको याद करना है मेयर was best known for his part in the periodic classification of the element. He noted a Newlands did in England. उन्होंने देखा कि भाई न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड ने रिपीटेटिव प्रॉपर्टीज निकाली। न्यूलैंड ने कहा भाई प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। अब वो प्रॉपर्टीज रिपीट क्यों हो रही हैं? तो उन्होंने बस क्या करा, इफ द एलिमेंट्स वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट दे फेल इनटू द ग्रुप ऑफ सिमिलर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड एट पीरियोडिक इंटरवल। ये बात मेंडलीव ने लोथर मेयर से समझी थी। अगर लोथर मेयर अपना इस कॉम्प्लिकेशन वाली बात में केवल ये लास्ट लाइन ना जोड़ते तो मेंडलीव जिंदगी में ये ट्राई ना करता। सच बात ये है। तो हम लोथर मेयर को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमें लोथर मेयर पढ़ना है, हम लोथर मेयर को इसलिए पढ़ रहे हैं कि लोथर मेयर वाज द फर्स्ट हु एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी कि हाँ कुछ तो होने वाला है। न्यूलैंड ने भी नहीं कहा था, न्यूलैंड ने कहा था हो सकता है, जैसे 7 ऑक्टेव होते हैं, उन्होंने तो एक हाइपोथेटिकल बात बोल दी कि होते होंगे भाई, 7 समुंदर, 7 रंग, 7 फेरे, 7 ये 7 वो। लेकिन लोथर मेयर ने उस बात को प्रूव करा इस ग्राफ की मदद से। ग्राफ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो हम क्या डिफाइन करेंगे, हम सिर्फ नाम याद रखेंगे। लोथर मेयर वाज द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर अ ग्राफ बिटवीन किस किस के बीच में, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। इतना तो याद रख लोगे ना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया गया था। बोलो इतनी बात तो समझ में आती है ना, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया था, ये बात तो समझ में आती है ना। उनके बीच में ग्राफ बनाया, पीक्स बनाई और रिलेशन निकाल दी, दैट्स इट। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, ना सीबीएसई में, ना आईसीएसई में, यूपी बोर्ड में दूर दूर तक नहीं, कॉम्पिटिशन में भी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कंपटीशन में भी ये बात नहीं आएगी। सिर्फ इतना आएगा कि उन्होंने क्या करा था, उन्होंने ग्राफ बनाया था किसके बीच में, वाई एक्सिस पे एटॉमिक वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे एटॉमिक मास, दैट्स इट। ये 2 बातें करी और उन्होंने ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये कहा था कि प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जिन्होंने कहा था प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, दैट्स इट। तो लोथर मेयर के बारे में अगर आप इतना भी समझ पाते हैं और लोथर मेयर के बारे में आप इतना भी बता पाते हैं तो भी काफ़ी है। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग किसके बारे में, मेंडलीव के टेबल के बारे में, मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के बारे में। नो मेंडलीव या दिमित्री इवानोविच मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे, तो इसको आप ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी यही कहा कि द एलिमेंट्स व्हेन आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस देयर प्रॉपर्टीज रिपीटेड आफ्टर सेवरल इंटरवल ऑफ टाइम। लोथर मेयर ने भी थोड़ी थोड़ी यही बात कही थी, मेंडलीव ने भी यही बात कही। तो फिर मेंडलीव को फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, मेंडलीव को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? क्योंकि मेंडलीव ने इस काम को बड़े सिंपल तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। इस टेबल को अगर आप देखोगे बच्चों तो ये जो टेबल आप देख रहे हो ये मेंडलीव ने बना कर दिया सबसे पहले, एंड दैट वाज वन ऑफ द ब्रेक थ्रू और अ माइलस्टोन इन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आज भी हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ है, वो किसकी फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, और नाम ही उसका क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव वाज द फर्स्ट पर्सन हु बेसिकली एक्सप्लेन द periodicity or who basically make a table to understand the periodicity of the element। अब मेंडलीव ने ये जो टेबल दिया ये किस चीज़ की मदद से दिया वो समझो, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेंडलीव ने क्या, देखो ऐसा नहीं है कि मेंडलीव ने दिमाग में लगाया, दिमाग मेंडलीव ने भी लगाया, और बस उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए। तो मेंडलीव इंस्पायर्ड थे किससे, कॉन्सेप्ट से। उन्होंने क्या करा, ध्यान से देखो, उस समय पर 2 एलिमेंट्स होते थे, एक ऑक्सीजन, उस समय पर 2 एलिमेंट्स होते थे बच्चों, एक ऑक्सीजन, हाँ, और दूसरा हाइड्रोजन। जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ रखा है वो बार बार रिपीट करके दूसरे बच्चों को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ना दें। एक ऑक्सीजन और दूसरा कौन सा था बच्चों, हाइड्रोजन। ये उस समय के आलू माने जाते थे। व्हाट डू यू मीन बाय आलू, मिष्टी, व्हाट डू यू मीन बाय आलू?
आलू से क्या मतलब है इसका? उस ज़माने के आलू हुआ करते थे। आलू का मतलब ये होता है कि जो कहीं भी मिल जाता है, किसी भी सब्जी में डल जाता है, सब सब्जियों में डल जाता है। आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू पनीर, आलू ये, आलू वो, आलू 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 चलता था, ठीक है ना। ऐसे ही ऐसा मानते थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो सबसे रिएक्ट कर जाते हैं जी। ऑक्सीजन भी हर जगह मिल जाता है जी, हाइड्रोजन भी हर जगह मिल जाता है। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी करी जाती थी वो जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेफरेंस में करी जाती थी। यहाँ तक कि आपने एक वर्ड पढ़ा था 10th में, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? अभी हमें पता है वैलेंसी आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू गेन और लूज, लेकिन उस समय पर ये माना जाता था, काफ़ी पहले ये माना जाता था, अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, कि सबसे पहले वैलेंसी क्या होती थी? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाय विच एनी एटम रिएक्ट, और इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय विच एनी एटम रिएक्ट। तो वैलेंसी तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डिफाइन होती थी। मेंडलीव ने भी क्या करा? मेंडलीव ने भी अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज सर्च करनी थी या प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी थी, उसमें उन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या करना शुरू करा? सारे एलिमेंट्स को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना शुरू करा। अब बच्चों समझो इसको कैसे करा। मान लो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं, लेट्स से उन्होंने कहा आपके पास एलिमेंट है A B C D E F G H I J K L M, ये सारे एलिमेंट्स हैं। उन्होंने A की रिएक्शन कराई O के साथ और उनको मिला मान लो AO। उन्होंने B की रिएक्शन कराई O के साथ और उनको मिला BO2। उन्होंने C की रिएक्शन कराई O के साथ और उनको मिला CO3, ठीक है। फिर उन्होंने D की रिएक्शन कराई O के साथ, उनको मिला DO2। फिर उन्होंने E की रिएक्शन कराई O के साथ, उनको मिला EO3। ये ABCD क्या है? ये रैंडम मेटल्स है। क्या है? रैंडम मेटल्स। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? फिर उन्होंने F के साथ कराया, F के साथ उनको मिला FO। फिर उन्होंने F के बाद G के साथ कराया, G के साथ उन्हें मिला GO3। फिर उन्होंने H के साथ कराया तो H के साथ मिला HO। फिर I के साथ कराया तो IO2। फिर उसके बाद I के बाद J के साथ कराया तो JO3। फिर K के साथ कराया तो KO। फिर L के साथ कराया तो LO2। फिर M के साथ कराया तो MO। इस तरीके से उन्हें एलिमेंट्स मिलने लगे। अब यहाँ ध्यान से देखना, एक चमत्कारी रूप से एक नई चीज़ निकल कर आई। सबसे हल्का एलिमेंट A, उससे भारी B, उससे भारी C, D, E, F एंड सो ऑन, ठीक। अब ध्यान से देखो, A, B, C, DO2, लेकिन इस जगह पर कुछ नहीं है क्योंकि D कहाँ आ रहा है? O2 बना रहा है, तो इसके नीचे आएगा। यानी कि ये हो गए RO2 या MO2, है ना। कोई सा भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मैंने R बोल दिया, RO2। ये कौन से वाले हैं? RO। ये कौन से वाले हैं? RO3। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एलिमेंट रिएक्ट करके ऑक्सीजन से बना रहा है O2, वो एक लाइन में आ गए। जो एलिमेंट रिएक्ट करके ऑक्सीजन से बना रहा है O3, वो एक लाइन में आ गए। जो एलिमेंट रिएक्ट करके ऑक्सीजन से बना रहा है AO, वो एक लाइन में आ गए। तो इस वाली लाइन में सारे के सारे क्या हैं? O। इस वाली लाइन में सारे के सारे क्या हैं? O2। और इस वाली लाइन में सारे के सारे क्या हैं? O3। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। अब हमें एलिमेंट्स कौन कौन से पता है? A पता है, B पता है, C पता है, D पता है। लेकिन ये जो खाली जगह बची, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं आ पाया क्योंकि DO2 को तो O2 के नीचे रखना था। बात समझ में आ रही है? DO2 को तो O2 के नीचे रखना था। तो इसका मतलब मेंडलीव ने कहा भाई कोई एलिमेंट है जो हमें नहीं पता, इस दुनिया में है, पर वो खोजा जाना बाकी है, उसकी डिस्कवरी अभी बाकी है, और जब वो डिस्कवर हो जाएगा तो वो यहाँ फिट हो जाएगा। So he left the empty spaces in his table. जुगाड़ उन्होंने भी करा, पर उन्होंने इतना जुगाड़ नहीं करा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही यहाँ पर खाली जगह मिली, F के बाद G यहाँ आना चाहिए था, लेकिन वो O3 बन रहा है तो इसलिए यहाँ आ गया। उन्होंने यहाँ पर भी खाली जगह छोड़ दी कि भाई यहाँ पर भी कोई आएगा, उसे रखा जाएगा। फिर उसके बाद उन्हें खाली जगह फॉर एग्जांपल यहाँ मिल गई। ये मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए। फिर उनको यहाँ खाली जगह मिली तो उन्होंने कहा यहाँ भी कोई आएगा, जब वो आएगा तो वो यहाँ रखा जाएगा।
तो इस तरीके से जगह जगह पर उन्होंने क्या करा, एम्प्टी स्पेसेस छोड़े और उन्होंने कहा कि इन नियर फ्यूचर वी विल बी एबल टू फाइंड आउट सम टाइप ऑफ एटम्स देयर एंड दे विल फिल दिस प्लेसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज़ ये होंगी। यानी कि अब जो एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर, ए के नीचे वाला मिलेगा, पक्की बात है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। मान लो वो एलिमेंट एक्स था तो एक्स क्या बनाएगा, XO, XO2 या XO3। अब ये एलिमेंट हमें मिल गया और ये एक्स है तो ये क्या बनाएगा, ये XO बनाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें पहले ही पता है। अब मान लो यहाँ पे जो एलिमेंट मिलना था वो Y है तो वो YO2 बनाएगा। गॉट माय पॉइंट। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके जो थे मेंडलीव थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार कर लिया एक तरीके से, या उसको बनाया और लोगों को समझाया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से उन्होंने उसे बनाया और समझाया। हाँ, ये उनकी सबसे मेन अचीवमेंट थी। हालांकि इसके अलावा और भी अचीवमेंट थी मेरे हिसाब से, और दुनिया के हिसाब से उनकी मेन अचीवमेंट क्या है कि उन्होंने टेबल की फॉर्म में रख दिया। सभी एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में रखना उनकी सबसे मेन अचीवमेंट थी बेटा। उसके बाद सेकेंड अचीवमेंट थी दैट ही आल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ दोज एलिमेंट्स जो अभी तक ढूंढे ही नहीं गए थे, जो भी मिले ही नहीं थे, उनको भी उन्होंने वहां पे लाके रख दिया था। बोलो समझ में आया सभी बच्चों को? इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब ऐसा तो नहीं है कि उनका पीरियोडिक टेबल सबसे बढ़िया था, फ्लॉप तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन हाँ उनका पीरियोडिक टेबल अपने आप में क्रांतिकारी चीज़ थी, एक सबसे बढ़िया चीज़ थी जो वहाँ से निकल कर आई। रिप्लाई सभी बच्चे करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने क्या क्या करा देखते हैं आगे, उनके टेबल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो वर्टिकल रोज हैं, जो वर्टिकल रोज हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये कहलाते थे क्या, ये आज भी कहलाते हैं और पहले भी कहलाते थे क्या बच्चों, ये कहलाते हैं पीरियड्स। क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं पीरियड्स। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं द वर्टिकल रोज आर नोन एज पीरियड, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। मतलब रोज कहने का मतलब है इस तरीके से नहीं, इस तरीके से। तो ये हो गया पीरियड 1, ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस आर बेसिकली पीरियड्स। ठीक है ना, इस तरीके से। पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। तो कितने पीरियड्स थे, 6 पीरियड थे। कितने पीरियड थे, 6 पीरियड थे। और अगर आप ऐसे देखो सीधी सीधी, तो ऐसे देखने वाली चीज़ें क्या कहलाती हैं, मतलब अगर मैं इसे वर्टिकल बोल दूँ इसको, तो मतलब समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको अगर वर्टिकल बोल दूँ तो ये वर्टिकल चीज़ें कहलाती हैं बच्चों क्या, ग्रुप्स। तो ये कहलाएंगी क्या, ग्रुप्स। तो ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 है ना, ये ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स थे, तो टोटल 8 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं, 8 ग्रुप्स हैं। और कितने पीरियड थे उनके पास, उनके पीरियड टेबल में 6 पीरियड्स थे, 8 ग्रुप्स थे। आपको ये याद रखना है, देयर वर 6 पीरियड्स एंड देयर वर 8 ग्रुप्स। ठीक है, ये बात तो याद रखनी है। अब जो ग्रुप्स थे वो फर्दर डिवाइड थे, जो ग्रुप्स थे वो फर्दर डिवाइड थे। कैसे डिवाइड थे, देखो ऑनलाइन का ये फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है कि हम आराम से यहाँ पर तुम्हें मैं ये सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ। अभी बोर्ड पे बनाने बैठता तो बहुत टाइम लग जाता है ना, तो ये फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से क्या कि ग्रुप जो थे वो फर्दर डिवाइड थे। ए बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए ये थोड़ा इधर आ गया, सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी। सब में दो 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 एलिमेंट्स आए। लेकिन जो एट्थ पीरियड था, सॉरी एट्थ ग्रुप था, जो एट्थ ग्रुप था उसमें एलिमेंट तो 3 आ रहे थे लेकिन वो डिवाइड नहीं था। एलिमेंट तो 3 आ रहे थे पर वो डिवाइड नहीं था। तो हमने मोटी मोटी 2-3 बातें समझी हैं बच्चों, आप भी समझिएगा उसको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने कहा मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में देयर वर 6 पीरियड्स, 6 पीरियड्स थे बच्चों, और उनके अंदर 8 ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे। फर्स्ट टू 7 ग्रुप डिवाइड थे फर्दर ए और बी में, ए और बी में। तो कितने हो गए टोटल,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15th हो गया एक तरीके से देखा जाए तो। आप ऐसा बोलोगे नहीं, आप बोलोगे 8th ग्रुप थे, द फर्स्ट ग्रुप वॉज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट एंड फर्स्ट बी, सेकंड वॉज डिवाइडेड इनटू सेकंड ए एंड सेकंड बी, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या हुआ करते थे, इस तरीके से ग्रुप्स हुआ करते थे। हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर ग्रुप डिवाइड है किसमें, फर्दर 2 सब ग्रुप्स में। इन सब ग्रुप्स में जो एलिमेंट रखे गए, वो हो जाता है बेटा कभी कभी, इन सब ग्रुप्स में जो एलिमेंट रखे गए उस समय पर ये लगता था कि इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी है। जैसे कि कैल्शियम और जिंक, अगर आप यहाँ देखें ये आपको दिखेगा कैल्शियम और जिंक। अब कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी एक जैसी कैसे हो सकती है सर, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कैल्शियम और जिंक की प्रॉपर्टी एक जैसी तो कैसे हो सकती है, देखिए कैल्शियम अगर मान लीजिए क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। और जिंक अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, ZnO। तो मेंडलीव बेचारे को लगा कि दोनों मेटल हैं, दोनों की वैलेंसी +2 है और दोनों डिजोल्व नहीं होते पानी में ज़्यादा अच्छे से, तो दोनों को एक साइड रख देते हैं। यहाँ वो बेचारे गड़बड़ कर गए, पर उन्होंने रख दिया। अब रख दिया तो रख दिया, कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे ही उन्होंने क्या करा, उन बेचारों को लगा कि भैया रुबीडियम और सिल्वर इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, जबकि कहाँ रुबीडियम फर्स्ट ग्रुप का और कहाँ सिल्वर बेचारा जो है वो 15-16 ग्रुप के आसपास कहीं आता है, वहाँ पर 15-16 तो नहीं, आई थिंक 13 आता है या 12 आता है, जो भी आता ना, 8th या 9th में से कहीं आता है, ठीक है ना। खैर बताऊंगा अभी कहाँ आता है, तो वहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, 11th आता है, चलिए उन्होंने क्या करा, सीजियम और गोल्ड को एक साथ रख दिया, अब भैया ये उन्होंने रखने तो रख दिए, लेकिन आज की डेट में हमें पता है सीजियम अलग तरीके से मेटल बिहेव करता है और गोल्ड अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बहुत ही डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखना शुरू कर दिया। फिर वो भी बेचारे ये नहीं बता पाए कि आयरन कोबाल्ट निकल को एक साथ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। दूसरी बात क्या थी, कहाँ वो बेचारे फंस गए, उन्होंने कहा था द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मेंडलीव ने कहा व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास देयर प्रॉपर्टी रिपीट्स। ठीक है, हम मान गए कि भैया उनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है जब हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं। लेकिन वो फंस कहाँ गए कि भैया जब उन्होंने यहाँ पर पोटेशियम को रखा जिसका एटॉमिक मास 39 है, और इधर जब नए ढूंढे गए तो आर्गन को यहाँ रखा गया बाद में। आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, 40 वाला पहले आ रहा है, 39 वाला बाद में आ रहा है। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो भारी थे, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था, पर जुगाड़ कर वो पहले रख दिए गए थे। ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसी बहुत सारी गड़बड़ें वहाँ भी होने लगी। ये गड़बड़ों के नोट्स मैं आपको भेजूंगा अभी। तो ये कुछ गड़बड़ें थी, तो इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है बच्चों। हम कल पढ़ेंगे डिटेल में मेंडलीव के क्या क्या प्रॉब्लम्स रहे, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको एक आइडिया दिया मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे फॉलो होता है, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तो बच्चों आगे हम पढ़ेंगे क्या, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स और अचीवमेंट्स को डिटेल के अंदर। उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।